सुनो एक मिनट, वंदे मातरम अभी बजवा दो, पूरा बजवा दो वंदे मातरम। दिक्कत ही मातरम को वंदे नहीं करते, ये वंदे करते हैं अडानी को। कांग्रेस का अधिवेशन में वंदे मातरम बोली थी, कांग्रेस का अधिवेशन में। हम लोग इसलिए नहीं आए कि यहाँ देखने आए हैं, हम आने वाले नौनिहाल की जिंदगी को संवारने के लिए आए हैं। ये जो देश में चल रहा है, आगे चल के लोग इन लोगों को कंचे से मारा करेंगे, और जब लोग कंचे से मारेंगे बच्चे, तो इन्हें पूछा करेंगे क्यों मार रहे। तो जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, मारेंगे आप नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, मारेंगे नहीं, नहीं कंचे से मारेंगे। उन लोगों को मारेंगे, चाहे वो कोई भी हो, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं और वोट चोरी में। और जब आप लोगों से पूछ, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमने तो जीवन को बिता दिया, हमें आप जैसे लोगों की चिंता है, आप जैसे युवाओं की चिंता है। आप जैसे युवाएं जो कि पन्ना प्रमुख बनकर रह गए, 5,000 रुपए में कैसे गुजारा करेंगे। इसलिए आज हम पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का आकर्षण बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते, हम लोग 350 किलोमीटर दूर से आए हैं। हम लोग जानते हैं अच्छा बुरा क्या है, हम लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सर्विस करी है। हम इसलिए नहीं आए कि ये भीड़ देखने, भीड़ तो हम अपने पिताजी के जमाने में बचपन में देख ली। यहाँ देश का साथ देने आए, देश की आत्मा को जो ये गिरवी रख रहे, हम उसको बचाने आए हैं। पूछिए आपका जो सवाल। वोट चोरी का सबसे बड़ा सबूत ये है, अभी अभी बिहार में जो चुनाव हुआ है, उसमें एक निर्दलीय कैंडिडेट, उसे खुद का वोट नहीं मिला। आप सोचिए ना कैसे ईवीएम में बेईमानी होती है। जब तक ये लोग करते हैं, पूरे देश का जो माहौल होता है, पूरे देश की जो मीडिया होती है, आप जैसे सभी लोग जो हमारे देश की मीडिया बताती है एग्जैक्ट पोलों में कि कांग्रेस सरकार बना रही है, और जब रिजल्ट आते हैं और जब तक बैलेट पेपर खुलते हैं, जब तक वो पाकिस्तान के लोग होते हैं, जब बैलेट पेपर खुलते हैं, विपक्ष का हमारी कांग्रेस जीत रही होती है और हम लगातार स्वीप कर रहे होते हैं, और जैसे ही ईवीएम खुलती है, अगर बेईमानी नहीं है तो कैसे करके एक साथ रिजल्ट पलट जाते हैं। जिंदा बेईमानी है। अगर मोदी जी में हिम्मत है, अगर बीजेपी वालों में हिम्मत है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लेना। क्यों ईवीएम के पीछे पड़े? पूरा विपक्ष मांग कर रहा, जिस देश ने ईवीएम बनाई वो ईवीएम का विरोध कर रहा, पूरे विश्व में ईवीएम का विरोध है। मोदी जी को क्या लालच है? मोदी जी जहाँ पे भी बैलेट पेपर से चुनाव होता, मैं यूपी से आया हुआ, यूपी में नगर निगम का चुनाव ईवीएम से होता है। 17 में 17 बीजेपी जीत गई, और बीजेपी अब वहाँ पे बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव होते हैं, जहाँ बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी होती है। आपको सोचना है, जहाँ पे पंचायत चुनाव होते हैं, जहाँ ठप्पे से वोट लगते हैं, वहाँ बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी कैसे होती है। और जैसे ही नगर निगम में ईवीएम से वोट पड़ते हैं, बीजेपी 17 में 17 जीत लेती है। इससे बड़ा और क्या वोट चोरी का सबूत चाहिए? ईवीएम हम लेके आते हैं, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ईवीएम लेके आई है, लेकिन कांग्रेस उस जमाने में बेईमानी नहीं करती थी। बेईमानी अब होती है, ईवीएम में लगातार बेईमानी होती है। लगातार जब हम चुनाव आयोग से कहते हैं कि हमें आप बताइए कि कौन कौन 5 बजे के बाद वोट डालता है। 5 बजे तक वोटिंग अगर 50% होती है, ऐसे कहाँ पे लाइनें लगती हैं, हमने भी देखी है। मेरी भी पूरी राजनीतिक जिंदगी है। 5 बजे के बाद में अधिकांश जो पोलिंग स्टेशन होते हैं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा होता है, एक वोट नहीं होता। चुनाव आयोग कहता है 5 बजे के बाद में 10% वोट बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं ये वोट कहीं नहीं बढ़ते। ईवीएम में चोरी करने के लिए ये सब अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। हरियाणा का चुनाव 7% लाइन लग रही होती है 5 बजे के बाद, टोकन दिए जाते हैं बकायदा 6 बजे गेट बंद होने से पहले। बाद में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है जी। इसमें तो मेरे को वोट चोरी कैसे हो जाएगी? अंदर एजेंट बैठा है उनका, यानी कि वो एजेंट भी खरीद लिया क्या सारे ही हरियाणा में? कितने भी बैठते हैं। अभी आपने राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने कवर की होगी, उन्होंने क्या बताया कि वोट चोरी कोई वहां बूथ पे नहीं हो रही है। वोट चोरी का डेटा इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। एक सेंट्रलाइज डेटा है, आपको कोड तक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो और उसके वोट आए, कितने वोट? 123 वोट उसने डाले। तो वो कोई बूथ पे जाके वोट नहीं डाल के आई, वो वोट वहां से सेंट्रलाइज ये लोग मैनिपुलेट कर। वो मैनिपुलेट कैसे? जैसे इन्होंने बताया 5 बजे वो कहेंगे 50% वोटिंग है, बूथ के एजेंट चले गए, बूथ वाले सब चले गए, बूथ के ताला लग गया, ईवीएम क्लोज हो गई। अब वो सेंट्रलाइज वहां से वोटिंग परसेंट 7% बढ़ा देंगे, तो आपको कैसे पता लगे? 3%, 2% वोटिंग में रिजल्ट चेंज हो जाता है, वो 10% चेंज करे। और उसका जानकारी दे रहे हैं। पूछे क्या पूछ रहे थे आप? की बात कर रहे थे, तो ईवीएम जो होती
होती है ना, वो कनेक्टेड नहीं होती इंटरनेट से। आप समझे नहीं मेरी बात को। मैं डेटा सेंटर नहीं कह रहा, मैं डेटा सेंट्रलाइज कह रहा हूँ। अब एसआईआर क्या हो रहा है? एसआईआर के दो ही मुद्दे एसआईआर में जो बीजेपी कर रही है। एक कि जो वोटर दबा कुचला जो वोटर है उसका वोट काट दो, एक। और दूसरा ये सारा डेटा एक सिस्टम पे ले रही है वो, जिससे कि फिर जो मैं भी जिस बात में भी था उसी पे आता हूँ कि जिससे आने वाले टाइम में फिर से ये 5 बजे कहेंगे 50% वोटिंग, 6 बजे 55% वोटिंग, मैटर क्लोज हो जाएगा। और दूसरे दिन ये बताएंगे 75% वोटिंग हुई है। कल परसों नॉर्थ कोरिया का रिजल्ट आया, 99.7% वोटिंग हुई है वहाँ पे। विपक्ष को एक वोट नहीं मिला, वो कह रहे इससे बढ़िया शासन कैसे हो सकता है नॉर्थ कोरिया। सेम इस देश में होगा, इसीलिए ये 50 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और जो जहाँ जहाँ देश में टीवी में मोबाइल में देख रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि उनको अपने संविधान की चिंता है, उनको उन लोगों की चिंता है जो अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे। आज जो अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे, आज वो थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की जासूसियां कर करके सारी डेमोक्रेसी खत्म करके पूंजीवादियों के हाथ में पूरा देश देना चाहते हैं, जो ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये देश में जब ये डाटा सेंट्रलाइज की जो बात भाई ने बताई है, आपको पता है जहाँ जर्मनी में बैठा हुआ, यहाँ नीचे बैठा हुआ आदमी और जो भारत के जो ये अभी उसका यान गया था 4 महीने में उसको ठीक कर दिया यहाँ बैठे बैठे। तो क्या ईवीएम में डाटा चेंज नहीं हो सकता? अमेरिका और जर्मनी से बैठा बैठा आदमी इस डाटा एलन मस्क का जो है सेंट्रलाइज जो है ट्रम्प कह रहे हैं जर्मनी से ये डाटा बन के आ रही है मशीन ईवीएम का। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के? अगर वो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मानते हैं तो यहाँ वो कमल का निशान क्यों लगाते हैं? वो उन्हें तिरंगा लगाना चाहिए। मेरा एक सवाल है और उसका जवाब आपके माध्यम से मुझे चाहिए कि वो अगर अपने आप को दिल से मानते हैं, लेकिन कुछ एक दायित्व होता है प्रधानमंत्रियों का। प्रधानमंत्री नो डाउट एक अभिभावक की तरह होता है। अभिभावक अपने किसी भी बच्चे से सौतेला व्यवहार नहीं कर सकता। आप उनसे सवाल पूछिएगा या तिरंगा हटा दें या वो कहें मैं बीजेपी प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ प्रचार करता है बीजेपी। तिरंगा पे बात हुई, मैं तिरंगा पे बोल, ये जो भाई साहब ने बात कही तिरंगा की बात इनको ने ठीक कही। ये पार्टी, इस पार्टी की विचारधारा कभी तिरंगे वाली नहीं थी। इन्होंने 50 साल लगा दिए, 52 साल 50 साल लगा दिए इन्होंने अपने हेड ऑफिस पे तिरंगा फहराने में। और ये तिरंगा इनकी मजबूरी है। ये कब इस तिरंगे को फूल में बदल देंगे, कब इस संविधान को मनुस्मृति में बदल देंगे, आप देखते जाइए। आजादी की एक मिनट विधानसभा मेरा ये कहना है कि अगर ये ईवीएम से अगर चोरी नहीं कर रहे हैं तो एक विधानसभा मतदान करवा ले बैलेट पेपर के माध्यम से। बैलेट पेपर के माध्यम से एक विधानसभा में जो है चुनाव करा ले और उसका सारा जितना खर्च होता है हम या तो कांग्रेस पार्टी के लोग देंगे या मैं स्वयं दूंगा। आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है इस देश के अंदर, किस प्रकार ईवीएम को हैक करके जो है चुनाव को जो है जीता जा रहा है, किस प्रकार से जो है यहाँ पर मनुवादी विचारधारा का जो है प्रवाह हो रहा है। पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छा बात किया सर। मैं कहना चाहता हूं जो इस समय संसद में वंदे मातरम का मुद्दा उठा हुआ है, मैं उस बीजेपी और आरएसएस से पूछना चाहता हूं। आरएसएस का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, जब देश का हर बच्चा हर युवा देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तब आरएसएस वाले क्या कर रहे थे? ये आरएसएस वाले उस जमाने में भी अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। जो हम जैसे पार्टी के क्रांतिकारियों के, हमारे जो बाबा उस समय क्रांति की युद्ध लड़ते थे, ये लोग उस समय अंग्रेजों की मुखबरी करके हमें पकड़ा देते थे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है पंडित लीलाधर त्रिपाठी। पंडित लीलाधर त्रिपाठी की मुखबरी अटल बिहारी वाजपेयी ने करी थी। इसका साक्ष्य है वहां पे। आज भी पूछना चाहता हूँ, आज भी इस बात का प्रूफ है कि अगर वंदे मातरम कांग्रेस के हर जहां पे भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1905 ईस्वी से लगातार वंदे मातरम गाया जाता है। बीजेपी मातरम को वंदे भारत बोलता है और बीजेपी मातरम को वंदे भारत बोलता है। बीजेपी तो वो पार्टी है जो अंग्रेजों ने नहीं करा। बीजेपी ने इस बार संसद में जो एक नया ऑर्डिनेंस पास करा है कि अरे एक मिनट सुनो यार, बीजेपी ने एक नया ऑर्डिनेंस पास करवा दिया संसद में। अब संसद में भाषण देने के बाद कोई भी नेता वंदे मातरम और जय हिंद नहीं कहेगा। यह काम जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो इन मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी को शर्म आई, आप ऑर्डिनेंस पढ़ो ना
ये है कि कोई वंदे आदमी- सुनो एक मिनट, वंदे मातरम अभी बजवा दो, पूरा बजवा दो वंदे मातरम। दिक्कत ही क्या हो रही है? नहीं बजा, नहीं बजा, माइक माइक ऐसे मत कीजिए। चलो ठीक है, नहीं हम बजा। पूछना- हम नहीं पूछना बजा। चाहते हैं अगर जब अरे एक कोई नहीं मिनट सॉरी अरे भाई 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 अरे एक मिनट इनका पीएम वंदे मातरम को वंदे भारत लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड बोलता है, वो आदमी वंदे मातरम बोल नहीं पाता, वंदे मातरम को वंदे भारत बोलता है। इनका मंत्री भाषण दे रहा है लोकसभा में, वंदे मातरम को वंदे भारत बोलता है। क्यों? जानबूझ के। क्योंकि इनके खून, जानबूझकर नहीं, इनके खून में है कि ये वंदे मातरम बोलना ही नहीं चाहते। मातरम को वंदे नहीं करते, ये वंदे करते हैं अडानी को। वंदे मातरम। वो मोदी की कितनी रैलियां सुनी है वंदे। कांग्रेस का अधिवेशन में वंदे मातरम बोली थी, कांग्रेस का अधिवेशन में, और खड़गे साहब ने अब लोकसभा सेशन में सबसे पहले वंदे मातरम बोला था खड़गे साहब ने। भाई रोड़ा नहीं करो, रोड़ा नहीं करो, अरे रोड़ा बोलता है और भारत माता की जय भी बोलता है और वंदे मातरम भी बोलते हैं मोदी जी।